22 मार्च को हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था। 12-12, 10-10 घंटे की मैराथन क्लासें ली गई थी और एग्जाम देने के बाद में बच्चों के कमेंट्स है कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैराथन क्लास में से क्वेश्चन ऐसे कैसे मिले हमें। आपका जो पेपर था उस पेपर की स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ मैं। मेरी जो मैराथन क्लास थी बच्चों, विद प्रूफ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बच्चों। तो देखिए एक बार फिर से हमने ये साबित कर दिया, वही सारे क्वेश्चन आए जो आपके साथ में मैंने डिस्कस किए थे। आपको डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चंस बताए थे और कहा था कि बेटा यही पढ़ के जाना और निश्चित रूप से यही क्वेश्चन आएंगे, और वही क्वेश्चन आए। मैं आपके लिए वो झलक लेकर आया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। हमने कहा था और एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी महामैराथन से आपके एग्जाम में छपे हैं। उस पेपर में महामैराथन में से काफी क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले जो एज ए प्रूफ आपके लिए काम करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले थे। लो कर दिया हमने प्रूफ। क्या प्रूफ कर दिया कि उत्कर्ष है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपकी स्टडी के लिए। हम आज बच्चों आपके लिए प्रूफ भी लेकर के आए हैं। 90% पेपर एज इट इज ऐसे कि ऐसे हमारे मैराथन क्लासेस से छपा हुआ है और ये हम दिखाएंगे आज आपको प्रूफ के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उत्कर्ष की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, 22 मार्च को हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, जिस पेपर के लिए बच्चों देखिए 12-12, 10-10 घंटे की मैराथन क्लासें ली गई थी और बहुत से बच्चों ने उन मैराथन क्लासों का भरपूर लाभ उठाया। और बच्चों देखिए, जैसे ही मैराथन क्लास हुई उसके बाद में बच्चों ने उसका भरपूर लाभ उठाया और एग्जाम देने के बाद में बच्चों के कमेंट्स आए, बच्चों के मतलब मैसेज आए कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैराथन क्लास में से क्वेश्चन ऐसे कैसे मिले हमें। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने मैराथन क्लास ली थी बच्चों, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपका जो पेपर था उस पेपर की स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ मैं। और मेरी जो मैराथन क्लास थी 10.5 घंटे के समथिंग थी, मेरी जो मैराथन क्लास थी बच्चों, उसके भी स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने प्रूफ के साथ लेके आया हूं बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर आपने पढ़ाया वो आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए विद प्रूफ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चों। तो देखिए सी के साथ बच्चों, जो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है बच्चों। देखिए मैराथन क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रतिरोधकता यानी जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है बच्चों। तो देखिए मैंने आपको एक टेबल दी थी और मैंने आपको यह भी कहा था बच्चों कि इसमें से आपसे कोई भी एक मात्रक पूछा जा सकता है बच्चों। और आप देख सकते हैं विद प्रूफ के साथ बच्चों, ये पूरी टेबल रही और ये रहा बच्चों। देखिए प्रतिरोधकता का जो मात्रक है बच्चों आपके सामने ये पूछा गया है और प्रतिरोधकता ये रहा बच्चों और इसका मात्रक ये रहा बच्चों, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ऐसे कैसे छपा है बच्चों, ऐसे कैसे छपा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चन जैसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की कई। बच्चों मैंने आपको बताया था शून्य कोटि के लिए भी पूछा जा सकता है, प्रथम कोटि के लिए भी पूछा जा सकता है और द्वितीय कोटि के लिए भी पूछा जा सकता है। फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों। देखिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक की कई, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, ये आपके सामने लिखा है। देखिए स्क्रीनशॉट है इसका, ये जो मैराथन क्लास थी बच्चों उसका स्क्रीनशॉट है। ये n के लिए मैंने आपको बताया था n बराबर शून्य के लिए 0, n बराबर 1, n बराबर 2, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आप 0 रख सकते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि के लिए 0 और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 1 और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए आप 2 रख के इसको सोल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सेम डिट्टो क्वेश्चन ऐसे कैसे है, डिट्टो छपा है ऐसे कैसे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होंगे, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो रंगहीन होंगे बच्चों। ठीक है, और ये आपके सामने है, देखिए बच्चों ये आपके सामने है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों उस क्लास को जिस बच्चे ने देखा है, पूरी क्लास 10.5 घंटे की क्लास को जिस बच्चे ने देखा है पूरी 0 से लेके 10:30 यानी 10 घंटे 31 मिनट तक, उस बच्चे को 100% फायदा मिला है बच्चों। ठीक है, और ये आपके सामने प्रूफ है, ऐसा नहीं है। देखिए अब इसके बाद में
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, होमोलैप्टिक संकुल और हेटेरोलैप्टिक संकुल। बच्चों मैंने आपको बताया था कि होमोलैप्टिक संकुल क्या होता है कि जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे वो होमोलैप्टिक होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड होंगे वो हेटेरोलैप्टिक संकुल होगा। अब मैंने लिखा भी है बच्चों, देखिए होमोलैप्टिक एक ही प्रकार के लिगेंड। अब देखिए एक ही प्रकार के लिगेंड सिर्फ इसी में जुड़े हैं, बाकी सभी में डबल डबल प्रकार के लिगेंड है, बाकी सभी में डबल डबल प्रकार के लिगेंड है बच्चों, ये आपके सामने है। देखिए होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक मैंने दोनों प्रकार के बताए थे आपको कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक मैंने ये भी कहा था एग्जाम में पूछा जा सकता है, 99% मैंने आपको बताया था बच्चों। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, समय के अभाव के कारण मैं सारे क्वेश्चन नहीं लेके आ सका बच्चों, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए बच्चों। अब मैंने आपको कहा था बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रोमियम क्यूब सहसंयोजन संख्या, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आपको कहा था। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया सेम इसी के आधार, इसी के बेस पे। देखिए यहाँ कोबाल्ट एथिलीन डाइएमीन, ये ब्रोमीन है बच्चों, संकुल में कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट दे दिया और यहाँ पे क्रोमियम दे दिया, इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था बच्चों। कैसे समझाया था? एथिलीन डाइएमीन मैंने कहा था 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस में 2 ये, तो ये हो जाएगा बच्चों 6। उपसहसंयोजन संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 6 बताई थी। ऐसे देखिए 3 और 3 ये, इसके अंदर भी उपसहसंयोजन संख्या 6 रहेगी बच्चों। ठीक है, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑक्सीकरण अंक भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा भी मैंने आपको बताया था बच्चों। इसके बाद देखिए आगे थायोनिल क्लोराइड, देखिए बच्चों यूं का यूं छपा है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। देखिए बच्चों सीधा साफ शब्दों में लिखा हुआ है आपके सामने SOCl2। ये जो डार्जन अभिक्रिया बच्चों, देखिए जब ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है मैंने अच्छे से आपको समझाई थी। ठीक है, ये किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है, थायोनिल क्लोराइड है, ऐसे कैसे आपके सामने। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे हिंसबर्ग अभिकर्मक। बच्चों मैंने कितनी बार बताया आपको हिंसबर्ग अभिकर्मक पूछा जाएगा पूछा जाएगा पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, ये अपनी मैराथन क्लास में से ऐसे कैसे, देखिए ये रहा हिंसबर्ग अभिकर्मक बच्चों। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये आपके सामने, C6H5SO2Cl, ये रहा C6H5SO2Cl आपके सामने है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आगे अनावश्यक एमिनो अम्ल। बच्चों मैंने कितने प्यार से समझाया था आपको, कितने बढ़िया तरीके से बताया था कि आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल कि देखिए टीटी हाल में VIP, टीटी हाल में VIP, मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको बकायदा, टीटी हाल में VIP। अब देखिए बच्चों इसके अंदर G ग्लाइसिन कहीं नहीं आ रहा इसमें, देखिए TTHALLMVIP। आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता बच्चों, आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो आप आराम से कर सकते थे ग्लाइसिन टीटी हाल में VIP। इनके पूरे नाम याद करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, क्योंकि G आ ही नहीं रहा इसमें, G आ ही नहीं रहा इसमें। ऐसे कैसे, देखो ऐसे कैसे, मैंने ये भी कहा था पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए हिमांक अवनमन स्थिरांक KF की इकाई। बच्चों पूरी डेरिवेशन करके मैंने आपको बताई, पूरी डेरिवेशन करके, ये लो ये आपके सामने पूरी डेरिवेशन करके समझा है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने। ये देखिए ये रहा, ऐसे कैसे है यूं कहीं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए विटामिन B एवं खालिस्तान जल में विलय, साफ शब्दों में लिखा है जल में घुलनशील। ये लो बच्चों जल में घुलनशील, ये लो आपके सामने, ये लो B और C, ये यहां C आ जाएगा, एकदम इजी वे में साफ लिखा है आपके सामने। वसा में घुलनशील, मैंने कहा बेटा कीड़ा से याद करना इसको, किससे याद करना? कीड़ा से, KEDA से याद करना इसको। ये रहा आपके सामने कीड़ा। ठीक है ना, देखो ऐसे कैसे मिला है आपको, ये लो। क्या ही करना था इसमें, जिस बच्चे ने मैराथन क्लास देखी बच्चों उस बच्चे को 99 नहीं 100% फायदा मिला है उस बच्चे को। ठीक है, आगे देखिए सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज खालिस्तान देगा। अब देखिए बच्चों सुक्रोज है, इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपके सामने है, आपके सामने है बच्चों। आपको क्या करना था, बीटा डी फ्रक्टोज लिखना था, यहां पे बीटा डी फ्रक्टोज लिखना था, ये लो। ठीक है, मैंने कहा था आवर्त संरचना भी पूछी जा सकती है, ये अपचय अनपचय ये इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चों, ये नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं, ये पूछ लिया।
ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे, मोललता की परिभाषा, मोलेलिटी क्या होती है। देखिए मैंने ये कहा था बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ये परिभाषा रही, देखिए आपके सामने, विलाय के 1000 यानी 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ये लो आपके सामने, ठीक है, मोललता की डेफिनेशन। इसके बाद में आगे देखिए, फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। अब देखिए इसके अंदर फिटिंग अभिक्रिया, मैंने बच्चों देखिए वुर्ट्ज अभिक्रिया भी बताई थी, वुर्ट्ज फिटिंग भी बताई थी और फिटिंग अभिक्रिया भी बताई थी। मैंने कहा इन तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कौन सी पूछी गई बच्चों, फिटिंग अभिक्रिया। ये लो फिटिंग अभिक्रिया, ये इसका रासायनिक समीकरण रहा पीछे आपके सामने, विद प्रूफ है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे, यूं कयूं जलीय विलयन में इनकी क्षारकता की प्रबलता का क्रम। ये लो बच्चों, ऐसे कैसे मैंने बताया था, ऐसे कैसे, ये रहा ऐसे कैसे। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, रेशेदार प्रोटीन के 2 उदाहरण बच्चों। लास्ट टाइम पे जो अपनी क्लास हुई थी महारिविजन जो क्लास हुई थी, उसके अंदर देखिए रेशेदार प्रोटीन, मैंने कहा था इसके एग्जाम्पल, गोलिकाकार प्रोटीन इसके एग्जाम्पल, ठीक है। कौन सी जल में घुलनशील होती है, कौन सी जल में घुलनशील नहीं होती है, बाकायदा ये आपके सामने रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिलोम प्रासरण को दर्शाने वाला चित्र, ये रहा बच्चों आपके सामने, ये लो डायग्राम, प्रतिलोम प्रासरण को दर्शाने वाला डायग्राम, ये डायग्राम, ये लो मैराथन क्लास में से, ये लो, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए बच्चों, देखिए यहां पे सिर्फ संख्या चेंज हुई है, 4 ग्राम दिया है, ठीक है। अपन ने कितना लिखा, 10 ग्राम, ठीक है। यहां 500 ml है और यहां पे कितना बच्चों, 750 ml है। केवल संख्या चेंज है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। संख्या तो बदल सकते हैं ना, मेथड वही लगना, विधि वही लगनी, सूत्र वही लगना, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज है, बाकी क्वेश्चन ऐसे कैसे है, मोलरता निकालनी थी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइड आकुंचन। मैंने कहा था बच्चों लेंथेनाइड आकुंचन और एक्टिनाइड आकुंचन क्या होता है, ठीक है ना। लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड जो आकुंचन होता है, संकुचन होता है, वो क्या होता है, ये आपके सामने मैंने बाकायदा इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है बच्चों, कि इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। फिनोल की अनुनादी संरचना, मैंने बच्चों ये कहा था जैसे एनिलीन है, मैंने मौखिक रूप से बताया था, फिनोल की भी याद करके जानिए। जैसे एनिलीन की मैंने आपको बताई बच्चों, ऐसे ही सेम फिनोल की अनुनादी संरचना। और मैंने बाकायदा आपको लास्ट टाइम पे जाते समय भी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो अनुनादी संरचना है वो सेम जैसे एनिलीन की है, ये इधर आएगा, ठीक है, वो फिर ये बॉन्ड टूट के ये आएगा बच्चों, सेम ऐसे कैसे जैसे एनिलीन की अनुनादी संरचना थी, यहां वही प्लस आएगा बच्चों, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये लो बच्चों इस प्रकार से, और यहां माइनस चार्ज आ जाएगा, जैसे यहां पे माइनस चार्ज आया, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों अपन, ठीक है ना, यूं आगे बढ़ते चले जाएंगे यूं, ठीक है। ये एनिलीन का है और इसमें किसका पूछा गया है, फिनोल और एनिलीन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ये लो फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार, ये साफ साफ लिखा है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम आपके सामने साफ साफ लिखा है बच्चों। फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, आपके सामने साफ लिखा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, संयुक्त आबंध सिद्धांत के आधार पर NiCN KOL4 2- संकुल आयन की ज्यामितीय और चुंबकीय प्रवृत्ति को समझानी है। ये पूरा का पूरा मैंने अच्छे से समझा है, देख लीजिए बच्चों कंप्लीट रूप से, पूरा का पूरा ऐसे कैसे, यूं का यूं है, ठीक है। इसके बाद में देखिए बच्चों, एनिलीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना, ये एनिलीन से
2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? ये बाकायदा ये एनिलीन रहा, ये ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा के बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन प्राप्त कर रखा बच्चों आपके सामने, ठीक है ना। मैंने दो रिएक्शन बताई थी जिसमें से एक पूछी गई आपसे ये, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। ये लो, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। ऐसे कैसे क्वेश्चन है? अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए, आपके सामने ऐसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का दुगुना कर दिया जाए। देखिए ऐसे कैसे है ये, ठीक है ना। पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का दुगुना होता है, ठीक है ना, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये ऐसे कैसे? मैंने पूरा क्वेश्चन समझाया था बच्चों आपको, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, देख लो आपके सामने है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। देखिए ये रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया बच्चों, ये एक छोटा सा समीकरण है, और ये रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ये फिल इन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद में देखिए रोजेनमुंड अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोख अभिक्रिया, ये सब भी मैंने आपको समझाई थी बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से जो अपना एग्जाम है, एग्जाम के अंत में अपन जो क्लास महामैराथन लेके आए थे बच्चों, इसी प्रकार से देखिए आगे जो भी जितने भी बच्चे जो 11th क्लास में हैं, वो जो 12th क्लास में अब यानी प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद में वो बच्चे जब मतलब 12th क्लास का जो अपना जो सिलेबस है वो परचेज करेंगे, तो बच्चों उनके लिए भी इनसे भी बेहतर महामैराथन क्लासें होंगी, जिससे एग्जाम के समय उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमने ये साबित कर दिया कि यूपी के बाद में राजस्थान बोर्ड के पेपर में भी वही सारे क्वेश्चन आए जो आपके साथ में मैंने डिस्कस किए थे। हमने विभिन्न प्रकार से, चाहे वो महाकुंभ हो या महा रिवीजन हो या क्वेश्चन वाली क्लास रही हो, आपको डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चंस बताए थे जो इंपॉर्टेंट थे, और कहा था कि बेटा यही पढ़ के जाना और निश्चित रूप से यही क्वेश्चन आएंगे, और वही क्वेश्चन आए। उसका एक जो है एक झलक देख सकते हैं हम यहाँ पर। मैं आपके लिए वो झलक लेकर आया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। है तो सारे क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आपको ये बताने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन हमने कहा था, और एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइंस में क्वेश्चन का पेपर को पैटर्न जो था, राजस्थान बोर्ड के अंदर जो पेपर का पैटर्न था, इस बार थोड़ा सा ठीक लगा, मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक प्रकार का प्रश्न पेपर था, और स्किल बेस्ड भी चीजें थी उसके अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हैं एमसीक्यू में एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था कि पीत पिंड। अच्छा, इस बात से आपको यह भी समझ में आएगा, मैं ये पेपर आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, आपको मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं कि देखो भाई, हमें ये याद रखना चाहिए कि साइंस में हम एज इट इज चीज नहीं देख सकते, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। क्वेश्चन था कि कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड द्वारा भारी मात्रा में स्त्रावित हार्मोन कौन सा है। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो भारी मात्रा में स्त्रावित हार्मोन डियर कौन सा है। आप कहते हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। और बिल्कुल देखिए, ऐसा ही मैंने क्वेश्चन करवाया था कि फटी हुई पुटक कोशिका द्वारा निर्मित ग्रंथिल कोशिका से स्त्रावित हार्मोन। आप सब जानते हैं जो ग्राफीय पुटक होता है, उस ग्राफीय पुटक से जो है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव होता है। कुछ समझ में आया? तो मतलब बात वही, लेकिन क्वेश्चन को घुमाने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। तो आपको यहां पर कॉन्सेप्ट अच्छे तैयार करने हैं। अगर आप बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आप भी अपना ड्रीम 100 का सपना पूरा करना चाहते हैं, मिशन 360 के अगर आप विद्यार्थी हैं, पूरे नीट में 360 में से 360 नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो क्वेश्चन चाहे किसी तरह से भी पूछ लिया जाए, आप उसको गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्वेश्चन था कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। आपसे पूछा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों को कंपेयर किया था। बिल्कुल आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। आप देख सकते हैं
हैं, मेरा आंसर क्या आया था 46 और 23। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाता है 23 हो जाता है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है आपसे क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में पूछा गया है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 होते हैं। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि आनुवंशिक विकार जो कि एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है। आपके पास ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम भी था, क्लाइनफेल्टर भी था, टर्नर भी था, हीमोफीलिया भी था। अब देखो एक क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में जब एमसीक्यू जब आते हैं तो उनमें आपके पास में जो ऑप्शन है उन ऑप्शन से आप कई सारे क्वेश्चन तैयार करते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया था। मैंने एक जस्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि डाउन सिंड्रोम में नर शिशु के लिंग क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, लिंग गुणसूत्र होंगे, राइट। अब ऑप्शन दिया आपको XY, XXY, X0 और XX। तो देखो इससे आपने 4 तरह के प्रश्न इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके जो है कॉन्सेप्ट को इस तरह से तैयार किया कि आपके यहां पर 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जो मेल है, भाई याद रखना जो पुरुष है जिसके लिंग गुणसूत्रों में सेक्स क्रोमोसोम में किसी प्रकार का कोई एबरेशन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पुरुष जो है उसके अंदर लिंग गुणसूत्र XY ही रहते हैं, XY है। फीमेल जो होती है उसमें XX ही रहते हैं। लेकिन अगर वो उसमें एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया कि आनुवंशिक विकार की X क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि हो जाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है तो क्लाइनफेल्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लाइनफेल्टर हो जाता है, बिल्कुल क्लाइनफेल्टर हो जाता है। और अगर एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है तो टर्नर हो जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। देखो आप यहां देख रहे हैं कि बिल्कुल आप इसमें देख सकते हैं कि XXY कंडीशन, मतलब एक X की अतिरिक्त प्रति आने से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। और अगर एक X क्रोमोसोम कम हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो डियर बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके उसी तरह से हैं। नाउ ऐसा ही एक और क्वेश्चन, हाइड्रिला पादप में परागण का माध्यम लिखिए। देखो एनसीईआरटी में हाइड्रिला पादप के बारे में चर्चा नहीं है, मतलब यह है कि जलीय पादप होता है, यह बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन डिटेल में नहीं है। एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन है सारे, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा था एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन है। अब आप इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो किस तरह से हम हर एक लाइन को शामिल करके एक प्रश्न तैयार करते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन सा पादप जल परागित पादप नहीं है, जल परागित पादप नहीं है, और ऑप्शन दे दिया जोस्टेरा, वेलिशनेरिया, हाइड्रिला, वाटर हाइसिंथ। ये सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में है, ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, जिसमें से आप जानते हैं कि जोस्टेरा, वेलिशनेरिया और हाइड्रिला ये तीनों की तीनों एक्वेटिक प्लांट हैं। तो देखो एक्वेटिक प्लांट लिख दिया था, जलीय पादप, और ऑफ कोर्स जलीय पादप हैं, लेकिन इनके अंदर परागण किसके द्वारा होता है? आप कहते हैं इनके अंदर बिल्कुल जल के द्वारा परागण होता है। ये बात स्पष्ट कर दी है। इसमें भी यही पूछा गया था, भैया ने पूछा था कि आपको बताना है, इसके अंदर पूछा गया था कि हाइड्रिला पादप में परागण का माध्यम क्या है? आप कहते हैं परागण का माध्यम जल है ना। क्या है भाई? परागण का माध्यम वाटर है, तो यहां पर हमने जल परागण लिखा था। जबकि वाटर हाइसिंथ या जल कुंभी और कुमुदनी, जिसे हम वाटर लिली कहते हैं, इनके अंदर जलीय पादप तो है, लेकिन परागण किसके द्वारा होता है? आप कहते हैं कीट या वायु के द्वारा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन को परिभाषित करो। एजिटिज क्वेश्चन है, देखो आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शुक्राणु जनन दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। स्पर्मियोजेनेसिस पूछा है और एमसीक्यू के अंदर एजिटिज ऐसा ही क्वेश्चन दिया था। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? देखो क्वेश्चन दिया था, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया है, आप कहते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और था, साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में प्रयुक्त कवक का नाम बताइए। क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए के स्रोत का नाम लिखिए, है ना। और ये जैव सक्रिय अणु शरीर में कैसे काम करता है, पूरी बात पूछी गई थी। हमारा काम बस यही हो गया था। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम वो कवक है जिससे हम एक जैव सक्रिय अणु क्या कह सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण करते हैं, जो कि हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर इम्यून सप्रेसेंट के रूप में काम में लिया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन था इन सीटू कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, इन सीटू स्वस्थाने का उदाहरण पूछा था। आपके पास यहां डेफिनेशन भी बताई थी और हमने 3 उदाहरण भी दिए थे कि चाहे नेशनल पार्क है, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है इन सीटू कंजर्वेशन के बच्चा हो जाते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न था, आपको याद होगा
क्वेश्चन में बोला था, देखो क्या बोला था, मानव नर जनन तंत्र अथवा मादा जनन तंत्र, और देखो बताया कि मादा जनन तंत्र जो है ये पूछा जाएगा, और मादा जनन तंत्र का क्वेश्चन आया था कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्योंकि देखो चैप्टर जो है मानव जनन वाला चैप्टर है, वो मानव जनन वाला चैप्टर जो है ये कहता है कि भाई मेरे अंदर से आपसे एक क्वेश्चन तो डायग्राम वाला पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूछा जाए, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूछा जाए, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पूछा जाए, ओवरी की स्ट्रक्चर पूछी जाए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की टीएस पूछी जाए, है ना, ये सारे क्वेश्चन उसमें, या आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। इसी तरह से एक और था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर कहते हैं, आपसे पीसीआर पूछा गया था। पीसीआर अभिक्रिया समझाइए। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न था ना बहुत ही सरल था, बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं दिए आपको, और ज्यादा जो है सोच समझ के नहीं, बस ये है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए। डायरेक्ट पीसीआर पूछा था और पीसीआर की क्रियाविधि आपको हमने समझाई थी, और एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी लगाया था। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया था कि दो स्पीसीज हैं, दो जातियां हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। तो देखो प्लस प्लस का हमने निशान लगाया था कि प्लस प्लस दो जातियां जिनको फायदा हो रहा है, और इसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म कहते हैं, इसे हम सहोपकारिता या परस्परता कहते हैं। ये आप यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन था कि एक राइट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन विथ एग्जांपल। आपको एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं, एक चारण खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया था। आप बिल्कुल देख सकते हैं, हमने एग्जांपल बताया कि एक ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट बनाते हैं। देखो एज इट इज समझाया था हमने बिल्कुल ये का ये कि ट्रॉफिक लेवल 1 बनाते हैं, जबकि जो सेकंड जो एक हिरन है वो एक शाकाहारी उपभोक्ता है और ये ट्रॉफिक लेवल 2 सेकंड बनाता है। वहीं पर एक शेर जो है वो मांसाहारी उपभोक्ता हो जाता है, कार्निवोर कंज्यूमर हो जाता है, और ये ट्रॉफिक लेवल 3 बनाता है। आपको यही बात उसके अंदर दर्शानी थी। एक और क्वेश्चन था कि विच रीजन आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट किसे कहा जाते हैं। हमने आपको ये बात स्पष्ट बताई थी कि ऐसे क्षेत्र या यूं कहें उच्च जैव विविधता एवं स्थानिक, जहां पर स्थानिकता एंड बिल्कुल उच्च स्थानिकता पाई जाती, दो बात बताई थी सिर्फ, उच्च जैव विविधता और उच्च स्थानिकता जहां पाई जाती है उन्हीं को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। आपसे यही पूछा गया। फिर एक आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। मैंने बायोमास का पिरामिड भी आपको पढ़ाया, मैंने आपको एनर्जी का पिरामिड बताया था, और एनर्जी का पिरामिड भी ऐसे एज इट इज इस क्वेश्चन के अंदर आ गया था। ऐसे ही क्वेश्चन में देखो आपको डिटेल में पढ़ा रखे थे सारे क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे सेगमेंट में क्वेश्चन पूछे गए। आपसे पूछा गया कि देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ई कोलाई कोशिका में डीएनए प्रतिकृति की कार्यप्रणाली को समझाइए। अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, बच्चा यही सोचता रहे कि मैंने ई कोलाई के अंदर एप्लीकेशन कहां पढ़ा था। अरे भाई ये जो मैसेल्सन स्टॉल का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो मैसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ये मैसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था, ये ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन का ही तो था, बिल्कुल वही। और दूसरा क्वेश्चन था कि डायरेक्ट आपसे डायग्राम पूछ लिया था कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉक। तो देखो रेप्लिकेटिंग फॉक का आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे केवल डायग्राम पूछा जाएगा एक रेप्लिकेशन फॉक या प्रतिकृति द्विशाख का। तो बेटा ये कुछ एक छोटा सा आपके लिए एक झलक थी कि जो हमने पढ़ाया वही एग्जाम में आता है और आएगा बिल्कुल। तो इसी तरह से आप अपना प्यार, प्रेम और अपना अटैचमेंट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी महा मैराथन से आपके एग्जाम में छपे हैं। जी हाँ, आरबीएसई की जो क्लास हम लोगों ने ली थी और आरबीएसई का जो पेपर आप लोगों का हुआ, उस पेपर में महा मैराथन में से काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले। तो हम लिस्ट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो एज ए प्रूफ आपके लिए काम करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले थे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा रहता है, बच्चे कहते हैं कि सर कौन से क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिले वहाँ पर, या क्या चीज़ें रही, या क्लासेस में से क्वेश्चन आते हैं क्या। तो जो महा मैराथन एग्जाम से एक दिन पहले ली थी मैंने, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जिसमें हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया था आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। रेप्लिकेशन फॉर्क का जो डायग्राम था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का डायग्राम था, और डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग जो बात थी
वो यहाँ पर आपको पूछी गई है कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि एक तरीके से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्लास में बोला भी था कि ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन पिछले साल आया है, पिछले से पिछले साल, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अलग क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में 16th नंबर पे, डिस्क्राइब द पिरामिड ऑफ बायोमास इन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन जब करवाया था तो मैंने बोला था कि वाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, तो वो ड्रॉ करके भी बताया था कैसे ड्रॉ करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ड्रॉ पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहाँ पर मैंने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बोला था क्योंकि वहां पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनता है, तो ये क्वेश्चन हमने महामैराथन में करवाया था। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा था, तो ये बिल्कुल वहां पर आपको देखने को मिला। एक क्वेश्चन है कि सिंपल फूड चेन आपको बताना है ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल के साथ में। तो सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि फूड चेन क्या होता है, फूड चेन के टाइप्स क्या होते हैं। तब जब ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तब मैंने बताया भी था कि ग्रेजिंग फूड चेन में आपको ग्रास से ग्रास हॉपर और इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं इस महामैराथन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन था माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की अगर मैं बात करता हूँ और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये रहा, देखिए, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बनाया था और डायग्राम भी बनाया था। यही क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उस क्लास में, तो इसलिए कहते हैं कि एग्जाम से पहले की जो क्लासेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अटेंड करनी होती है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। जब हम ये कहते हैं कि नहीं यहाँ से पेपर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब हम पूरे एक्सपीरियंस के साथ वो चीज कह रहे हैं। डिफाइन मेगास्पोरोजिनेसिस एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो ये देखिए, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसका फॉर्मेशन आपको बताना है। ये पूरी प्रोसेस यानी मेगास्पोरोजिनेसिस की बात हम कर रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए थे वहां पे एग्जाम से पहले, लॉन्ग आंसर टाइप में करवाए थे और वही क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिला। इसके अलावा एक क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ फंगस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड। देखिए वही सेम क्वेश्चन है और उसका फंक्शन भी बताना है, बस ये थोड़ा मैंने एडिशनल दिया था, बट हाँ चीज वो की वही है कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, एग्जाम में भी हमें यही क्वेश्चन देखने को मिला। अगला देखिए, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैंने बहुत बार बोला है और हर बार बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर भी हमने बोला था ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम में। एक मैंने आपको करवाया था कि फैक्टर्स रिलेटेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी आर। पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन कौन से फैक्टर हैं जो बढ़ाते हैं उसे। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला 9th नंबर पे, राइट वन फैक्टर विच इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको उस फैक्टर का नाम बताना था जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो एक है कि भाई टाइफाइड फीवर को किससे कंफर्म करते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया था, नेम द टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड डिजीज। टाइफाइड डिजीज का कंफर्मेटरी टेस्ट जो कि विडाल होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था और ये एग्जाम में भी आपको देखने को मिला। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपको, क्वेश्चन था डिफाइन एंटीबायोटिक, राइट द नेम ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। मैंने यहाँ पे लिखा हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो मैं बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन 1927 में पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी, ये याद रखना। ये मैंने आपको बताया था। एंटीबायोटिक के लिए वर्ड भी क्या यूज होता है, क्यों एंटीबायोटिक हम बोलते हैं, क्या काम आती है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जो क्लास हुई उसमें से इतने क्वेश्चन आए हैं, आप सोचिए। इसके अलावा मैराथन क्लासेस और भी हुई है उससे पहले हमने और इम्पोर्टेंट क्लासेस भी ली है। मैंने अगर मैं उन सबको कंपाइल कर लूँ तो लगभग पूरा पेपर मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ, बट फिर भी मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम से एक दिन पहले जो क्लास ली थी उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पता चली होगी कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम से एक दिन पहले क्लास लेनी, या एग्जाम के समय जो क्लासेस चल रही है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, लो कर दिया हमने प्रूफ। क्या प्रूफ कर दिया कि उत्कर्ष है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपकी स्टडी के लिए। ये केवल हम कहने के लिए नहीं कह रहे, हम आज बच्चों आपके लिए प्रूफ भी लेकर के आए हैं। जो हमने आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, जो हमने एग्जाम के टाइम पे वाईटी पे जो मैराथन क्लासेस ली थी और जो हमारी ऐप की क्लासेस हैं, उनसे ये प्रूफ होता है कि जो भी पेपर बनता है वो उत्कर्ष क्लासेस को देख करके ही बनता है। जी हाँ, मैं ऐसे कहने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको
प्रूफ भी दिखाऊंगी। हमने जो YT पर क्लासेस ली थी, जो हमने मैराथन क्लासेस ली थी, उससे एज इट इज क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे बच्चों उठ करके आए हैं, जिसमें से बच्चों के ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए हैं। अगर ऐप की क्लासेस की बात करें तो ऐप की क्लासेस में से भी हमारे एज इट इज क्वेश्चंस बच्चों बने हैं। फिजिक्स के पेपर की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो। जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जो भी मैराथन क्लास, जिन भी स्टूडेंट ने हमारी मैराथन क्लास ली है YT पे, वो कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोग को प्रूफ बता देंगे कि जो भी पेपर बना था, जी हाँ, वो पेपर पूरा का पूरा हमारी क्लासेस से ही आया था। 90% पेपर एज इट इज ऐसे कि ऐसे हमारी मैराथन क्लासेस से छपा हुआ है, और ये हम दिखाएंगे आज आपको प्रूफ के साथ में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा जब भी मैं RBSC की बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि RBSC में जो भी पेपर बनता है वो ब्लूप्रिंट के बेस पर ही बनता है। उसमें बच्चे काफ़ी उलझे हुए थे कि मैम आप जो ये ब्लूप्रिंट बता रहे हो, जो ब्लूप्रिंट आप बना कर के लेकर आए हो, क्या इसमें 100% हम ट्रस्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो भी मैराथन क्लास थी, उस मैराथन क्लास से पहले ये मैंने RBSC के लिए ब्लूप्रिंट बनाया था। ये ब्लूप्रिंट में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन कितने आएंगे? 18 क्वेश्चन आएंगे। और पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा, दूसरा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा, तीसरा क्वेश्चन मतलब MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर से बनेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि बच्चों इन चैप्टर से MCQ क्वेश्चंस आएंगे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए भी मैंने बताया था कि बच्चों इन चैप्टर से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, ये भी मैंने आपको एग्जैक्टली स्पेसिफाई किया था कि नहीं? मैंने बोला था चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 से RBSC में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया कि नहीं आया? आया ना, वेरी शॉर्ट टाइप में बिल्कुल आया। जो भी क्वेश्चंस बने थे वो क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ से बने थे। अब हम आगे चले तो यहाँ पर बच्चों जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, मैंने आपको ये भी बोला था कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। बात करें ये तो चलो छोटे छोटे सेक्शंस है। बड़े सेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि सेक्शन नंबर सी में मैंने बोला था कि इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आया। ये रहा मेरे पास में प्रूफ, ये रहा मेरे पास में आप लोग का पेपर। आप देख सकते हैं कि सेक्शन सी में 3 जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन एक चैप्टर 3 से आया था, बिल्कुल, एक चैप्टर 4 से आया था, बिल्कुल आया था, और एक बच्चों चैप्टर 11 से क्वेश्चन आया था कि नहीं? तो एज इट इज बच्चों इस ब्लूप्रिंट से, जो कि मैंने अपने हाथों से RBSC की ब्लूप्रिंट को मैच करते हुए ये बनाया था, और एज इट इज बच्चों पेपर बना था। उसके अलावा सेक्शन डी जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से आएगा और उसमें आप लोगों को चॉइस मिलेगा। चॉइस मिला, बिल्कुल मिला। चैप्टर 9 से क्वेश्चन आया, यस, चैप्टर 9 से क्वेश्चन आया। चैप्टर 7 मैंने बोला था कि एक और जो क्वेश्चन आएगा चैप्टर 7 से आएगा, उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। मिली चॉइस? क्या चैप्टर 7 से क्वेश्चन आया? यस, चैप्टर 7 से क्वेश्चन आया। इतना ही नहीं, जब मैंने मैराथन क्लासेस ली थी तो मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज उस चैप्टर के नोट्स के साथ साथ में उस चैप्टर के मैंने आपको चार्ट्स प्रोवाइड किए थे। उन चार्ट्स में मैंने बच्चों आपको हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में ये टॉपिक्स हैं, ये डेरिवेशंस हैं, ये डेरिवेशन करके जाना। चैप्टर 7 में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को उस चार्ट में मैंने हाईलाइट करवाए थे कि बच्चों कुछ भी छोड़ देना, लेकिन ये डेरिवेशंस मत छोड़ना। उन्हीं डेरिवेशन में से ही क्वेश्चन आया है, एज इट इज़ वो डेरिवेशन आपके पेपर में छप गए। जो भी मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किए थे हर एक चैप्टर के, पूरा का पूरा पेपर उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से ही आया है। और ये आप लोगों को प्रूफ देगी मेरी मैराथन क्लास जो YT क्लास है। उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर के जो चार्ट हैं जिन पर मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवाया था, वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं, बिल्कुल आए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ ब्लूप्रिंट जो कि एज इट इज़ आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये आप लोगों का RBSC का मैं पेपर का बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को जान करके शॉक होगा कि ये क्वेश्चन
एज इट इज वाईटी पर मैंने बतेरी बार करवाए, लेकिन आपको बता दूं सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, ये क्वेश्चन सबसे पहले मैंने करवाया था ऐप की क्लास में, और ये क्वेश्चन मैंने खुद ने अपने हाथ से नोट डाउन किया था। ये आप देख सकते हैं प्रूफ, ये ऐप की क्लास है और ये मेरी कोई कोर्स स्टार्ट होने के बाद में कोई दूसरी या तीसरी क्लास थी, और ये उस चैप्टर का चैप्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैंने खुद ने हाथ से लिखा था, और हाथ से खुद से लिख करके हाथों हाथ क्वेश्चन बना करके मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शंस भी खुद बनाए थे, और एज इट इज आप देख सकते हैं कि ये एज इट इज बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आ गया है कि नहीं। तो वाईटी पर तो हम क्वेश्चंस बतेरे करवाते हैं, हमारी मैराथन क्लासेस ही नहीं, हमारी जो और भी क्लासेस हैं, जैसे कि हमारी जो सीरीज आती है ड्रीम 100 सीरीज, उसमें हम चैप्टर्स भी पढ़ाते हैं और चैप्टर के साथ साथ में हम उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाते हैं, जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट MCQs, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और CBSE वालों के लिए केस स्टडी भी स्पेशली हम लोग करवाते हैं। तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जो ऐप है, जो ऐप में टीचर अपने हाथ से जो क्वेश्चन लिख रहा है वो क्वेश्चन एज इट इज पेपर में छप जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का। दूसरा जो स्पेशल क्वेश्चन है जो एज इट इज बच्चों आपको पेपर में देखने को मिल गया, और ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए, ऑप्शन भी एज इट इज सेम है। ये है कंजर्वेशन लेंस लॉ, किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एनर्जी की कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि एज इट इज ये क्वेश्चन एज इट इज छप गया। अगला आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मैराथन क्लास का क्वेश्चन है ये, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू, द बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू। तो एज इट इज बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, क्या होगा, मास डिफेक्ट। ऑप्शंस भी बच्चों आप देख सकते हैं, ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए, जो पहला ऑप्शन यहाँ है वो पहला ऑप्शन यहाँ है, जो सेकंड ऑप्शन यहाँ है वो सेकंड ऑप्शन यहाँ है। तो ऑप्शंस भी बच्चों एज इट इज आ गए हैं। और बच्चों तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ। अगला आप देख सकते हैं कि होल्स आर चार्ज कैरियर्स इन, इससे पहले मैंने एज इट इज क्वेश्चन करवाया था कि जो N टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन इसके जस्ट पहले मैंने करवाया था। नेक्स्ट है द बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्या दिखाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ये दिखाता है। सेम क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोहर हाइपोथेसिस द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, कौन सी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम। तो एज इट इज बच्चों ये भी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हम बात करें, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सिलिकॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और यही क्वेश्चन आया था, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसी तरीके से अगर Q चार्ज है वो V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल चलता है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है। तो एज इट इज क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया। अगला है जो बच्चों मेरे MCQ से आया है फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन में, मैराथन क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किस तरीके से वैरी करती है, मतलब कि आर्क से किस तरीके से वैरी करती है। और एज इट इज ये क्वेश्चन इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन में आ गया, जो MCQ था उसको फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट है बच्चों इसी तरीके से कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी मैं यूट्यूब पर क्लास लेती हूँ मैं हमेशा बताती हूँ कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में बार बार रिपीट होता रहता है, या तो ये MCQ में आ जाता है या ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, और इस बार ये आ गया बच्चों फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन में। और मैं हमेशा बच्चों को बोल देती थी कि ये क्वेश्चन आएगा, हमेशा याद रखना कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में और एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस ऑल्सो रिपीटेड। नेक्स्ट हो जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से, अगर हम कैपेसिटर की बात करें AC थ्रू कैपेसिटर, तो अल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से वोल्टेज से पीछे रहती है, कितना फेज डिफरेंस रहता है। तो π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। तो ये MCQ मैंने क्लास में करवाया था, और एज इट इज फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन में ये एज इट इज छप गया। अगले हम बात करें ये बच्चों नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आयनाइजेशन वाला प्लस
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम बड़े क्वेश्चन की बात करें 4 मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में, 4 मार्क्स टाइप क्वेश्चन जो अपने पास में मैंने बोला था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, बार बार बोला था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। नेक्स्ट है बच्चों प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स में बच्चों इसी की चॉइस में आप लोगों को प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल गया 4 मार्क्स का। नेक्स्ट है मैंने बोला था कि आरएमएस वैल्यू आएगी अल्टरनेटिंग करंट की, और ये अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू भी रिपीट हो गई। एक बच्चों जो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा रेगुलर है जो मेरी वाईटी क्लासेस लेता है उसको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने कितनी बार क्लास में करवाया है। मैंने ये वाईटी में ड्रीम 100 सीरीज़ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया, मैराथन क्लास में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। और आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ आया? आपने सुना होगा कि सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया इस बार, है ना, बहुत ही आउट ऑफ द रेंज पेपर चला गया था, ऐसे क्वेश्चंस थे जो कभी देखे ही नहीं थे। उस पेपर सीबीएसई फिजिक्स के पेपर में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आ गया। द डायग्राम इज सेम, द लैंग्वेज इज ऑल्सो सेम, द ऑप्शंस आर ऑल्सो सेम। तो एज इट इज सीबीएसई के पेपर में ये क्वेश्चन छप गया था। जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों A to Z, आप एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए, वो क्वेश्चन आपको मेरी किसी ना किसी क्लास में कभी ना कभी दिख ही जाएगा। मैं हर बार नए क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, इतने क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं कि पेपर हमारे क्वेश्चन से बाहर, हमारे क्लासेस से बाहर जा ही नहीं सकता, और इस बात की हम गारंटी लेते थे और इसी बात को आज हमने प्रूव भी कर दिया। तो उत्कर्ष हमेशा अपने बच्चों का जितना हो सके उतना भला चाहता है, मतलब कि भला ही चाहता है ऑब्वियसली। तो जितना हम हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हम प्रोवाइड करते हैं, और हमेशा बच्चों को उससे फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से उत्कर्ष चमकता रहेगा, आपका रिजल्ट भी चमकता रहेगा। जुड़िए रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। माय नेम इज़ हर्षिता माधुरी, योर फिजिक्स मेंटोर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।